नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की, जिसमें आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। देश में मोदी सरकार आने के बाद ही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये मामला एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। आपको बता दें, लॉ पैनल संविधान में एक नया चैप्टर जोड़ा जा सकता है। इसके तहत इसके जरिए आयोग 2019 तक देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश कर पाएगा। अगर सूत्रों की माने तो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाला आयोग एक साथ चुनाव पर नया चैप्टर जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश करेगा। संविधान के नए अध्याय में एक साथ चुनाव की स्थिरता और लोकसभा, विधानसभाओं, पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए सामान्य मतदाता सूची से संबंधित मुद्दे शामिल होंगे। लेकिन अगर कोई सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिर जाती है तो आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ यूनिटी गवर्नमेंट के गठन की सिफारिश करेगा। और अगर यूनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मूला काम नहीं करता है तो कानून पैनल सदन के शेष कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश भी करेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से देश को कितना फायदा होगा, कितना लाभ होगा। क्या देश के राजस्व में बचत होगी या फिर कुछ राजनीतिक पार्टियों को इसका फायदा होगा? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनलिस्ट इस वक्त जुड़ गया है और कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन के क्या फायदे हैं, इस पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके क्या क्या मत हो सकते हैं, अलग अलग उनके अपनी अपनी जगह क्या क्या स्टैंड है। गौरव मिश्रा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज शर्मा जी हैं, ये कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आलोक पांडे जी हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता जो हैं उनके पास जाना चाहूंगा। गौरव जी, आपके पास आऊंगा। उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास शो में जुड़ने के लिए। गौरव जी, पहले आपका रुख करना चाहूंगा। वन नेशन वन इलेक्शन एक बार फिर से मुद्दा जो है वो गरमाया जा रहा है और कहीं ना कहीं हो सकता है 2029 तक लोकसभा या फिर विधानसभा के जितने भी चुनाव हैं वो एक साथ होंगे। तो क्या सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है? 2019 दोनों के मैनिफेस्टो में वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर व्यापक चर्चा करने के लिए सबको आमंत्रित किया है जी। एक सुर में केवल विरोध किया जाए वो उचित नहीं है। इस पर चर्चा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुला आमंत्रण सभी राजनीतिक दलों को दिया है और इसमें मिला जुला सबकी प्रतिक्रिया भी आई है। कुछ राजनीतिक दल इसके समर्थन में है, कुछ विरोध में है। लेकिन देखिए, एक तरफ जब हम विकसित भारत के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो ये आवश्यक हो जाता है कि वो सारे विषय जिससे हमारे विकास प्रभावित होते हो और व्यवस्थाओं का सरलीकरण हो सके, उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। इसलिए जो गवर्नेंस टाइम है वो मैक्सिमम मिल सके, जो सरकार का खर्च है चुनावों पर वो मिनिमाइज हो सके, वोटर टर्नआउट मैक्सिमम हो सके, एक इलेक्टोरल रोल जो अलग अलग है सभी चुनावों के लिए वो यूनिफॉर्म हो सके। हाँ, इसके जो ऐसे पहलू जो नुकसान पहुंचा रहे हैं या जिस पर एक विवाद की स्थिति है उस पर एक सामूहिक चर्चा की आवश्यकता है और उस आवश्यकता के अनुसार उसका समाधान निकालने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है देश अब उस मोड में आ चुका है कि वो सारे विषय पीछे छोड़ेगा जिससे कि भारत के विकास को प्रभावित किया जा रहा हो या पहले से प्रभावित होती चली आ रही हो। तो मुझे लगता है स्वस्थ चर्चा करने की आवश्यकता है और उस पर प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देश दिया उसके आधार पर पूर्ण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी भी बनी, माननीय अमित शाह जी भी उसके मेंबर है और उसने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट की। तो मुझे लगता है उस दिशा में सार्थक कदम देश की सरकार और इलेक्शन कमीशन बढ़ा रहा है। और जिस तरीके से 73वें 74वें संशोधन में पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया था, आर्टिकल 324 में जिस तरीके से व्यवस्थाएं दी गई इलेक्शन कमीशन को, मुझे लगता है कि इसको और सरलीकरण करने की आवश्यकता और वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ देश को बढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे मैं फायदे और नुकसान की भी बात करूंगा। फिलहाल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास जाना चाहूंगा। राज शर्मा जी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस किस तरह से स्टैंड रखती है? कांग्रेस का समर्थन है या नहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर?
शीतल भाई, मैं सबसे पहले बात कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के अभी जो प्रवक्ता जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी देश के विकास की बात करती है, मैं इसे सिरे से खारिज करता हूँ। हम्म। मुझे प्रवक्ता जी बता दे, सिर्फ ये अपनी बात, अपनी पार्टी के विकास की बात करती है। सन 2014 से आज तक इन्होंने एक भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट दिया हो मेरे देश को जिसकी तूती पूरे विश्व में बसती हो तो मुझे उसका नाम बता दे। लेकिन मैं इनके हर जिले में ऐसे कार्यालय बता दूंगा जो 5 सितारा होटलों की तरह बन चुकी। तो ये तो अपनी पार्टी विकास कर रही है। मैं कह रहा हूं ये वन नेशन वन इलेक्शन, अरे बेरोजगारी देख लो, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, पहले वो देख लेते हैं हम लोग। रोजगार की समस्या हर यंगस्टर को है, वो देख लें हम, फिर बाद में होता रहेगा। और एक और बात, जो भारतीय जनता पार्टी अगर मान लो ये चुनाव कराते हैं एक साथ, और जैसा कि ये लोग आदत में है, जहां इनकी सरकार नहीं आती ये दिमागी इनका संतुलन खो जाता है, तो अगर ये वहां की सरकार गिरा देंगे फिर क्या होगा। और तो दूसरी बात, राज शर्मा जी, अगर सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है तो इसके पीछे मंशा क्या है, इसके पीछे मायने क्या है, क्या लगता है आपको? मैं बता दूं आपको, इनकी मंशा बहुत खतरनाक है। देश को ये ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहां से टर्न अप नहीं होगा, यू टर्न नहीं होगा। जैसे बड़े बड़े हाईवे में यू एक भूले और फिर 15 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो 15 आदमी कहता है कि 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा, मगर वो 30 किलोमीटर हो जाता है, डबल हो जाता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी का मकसद बहुत ही घिनौना मकसद है। लेकिन राज शर्मा जी, वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया तो पहले भी चली है। आपको अगर याद होगा तो 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में वन नेशन वन इलेक्शन तो हुआ है। अरे हमारा 47 में हुआ, उसके बाद चली सक्सेस हुई। आप बताइए, सरकारें देखिए, ये एक और बात है जिसका आज अब तो राजनीति गुंडों की हो गई है साहब, 10 साल से। अब तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, मैंने कहावत सुनी थी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। गांव में देहातों में छोटे गुंडों के लिए होती थी, अब जिसकी लाठी उसी की भैंस अब सरकारों के लिए हो गई है साहब। नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में कांग्रेस है या नहीं साहब? अभी तो मैं तो नहीं कहता, मैं तो इसको कहता हूं कि ये सारी चीज जनता से भी पूछनी चाहिए। नहीं, देखिए मैं जनरल तौर पर आपको ये सवाल पूछ रहा हूं, वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में कांग्रेस है या नहीं? चाहे कोई भी सरकार होती, बीजेपी की सरकार नहीं बल्कि किसी की भी सरकार होती, आप समर्थन में होते? नहीं, मुझे लगता है ये सक्सेस होते हुए नहीं दिखती। सक्सेस नहीं है इसका मतलब 52, 57, 62 और 67 में जो वन नेशन वन इलेक्शन हुआ था वो भी कामयाब नहीं था। आप अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं जब आपकी सरकार थी। देखिए, ना, एक तो मैं शीतल भाई आपको कहना चाहता हूँ, जब आदमी सच बोले तो उसको सवाल उठाना नहीं कहता। ठीक है, एक और मेरी बात सुनिएगा, अगर एक बार आदमी कहीं किसी रास्ते में स्लिप हो जाओ, रोज वहीं स्लिप होता है तो गलती होती है। आप कोई काम कर रहे होते हैं, आप एंकर हैं, आपसे भी कुछ गलत सब निकल सकता है, लेकिन वो रोज निकले तब गलती है। स्लिपिंग ऑफ टंग डेली नहीं हो सकती ना, तो सवाल क्या उठाने का मतलब हुआ? अरे भाई, सरकार चला रहे हैं, सरकार 100 काम करती है, 2 काम हो सकता है। तो एक इसी फॉर्मूले के अंदर जो आप कह रहे हैं कि एक बार गलती होती तो होती है, इसी फॉर्मूले के अंदर अगर सरकार कार्य कर रही है तो होने दो, इससे आपको कोई चिंता है? मैंने ये कहा सरकार अच्छा मान भी रही, वैसे भी बात आप फिर मेरी मान जाएगी सरकार। ठीक है, आलोक पांडे जी से एक कमेंट लेता हूं क्योंकि ब्रेक भी लेना है। आलोक जी, आपके पास आऊंगा। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा एक बार फिर से सामने आया है। क्या वन नेशन वन इलेक्शन वाकई में देश हित में है? इससे आने वाले समय में देश को फायदा पहुंचेगा, राजस्व को फायदा पहुंचेगा? देखिए, इसका थोड़ा सा उल्टा सोच रहे, क्या हर साल देश में कहीं न कहीं चुनाव होता रहे, क्या वो देश के लिए फायदेमंद है? अगर इसका उत्तर मिल जाए तो दूसरा उत्तर आपका मिल जाए। ठीक है, आप देखिए, देश में जब भी चुनाव का मोड होता है, किसी राज्य में चुनाव होता रहता है, कभी पंचायत चुनाव होता है, कभी राज्य चुनाव होता है, कभी राष्ट्रीय चुनाव होता है, तो चुनावी सूचना लग जाती है, ब्यूरोक्रेट से लेकर सरकार तक इलेक्शन मोड में आ जाती है। तो 5 साल में से वो राज्य 1 साल तो चुनावी मोड में बना रहता है। अगर 5 साल में लोकल बॉडी चुनाव, स्टेट चुनाव और नेशनल चुनाव अलग अलग हो जाए तो 5 साल में 1.5 साल तो चुनावी मोड में निकल जाता है। तो मेरा मानना, आदर्श तौर पर अगर देखें, आइडियलिस्टिक देखें, तो मैं मानता हूं आदर्श रूप में वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए फायदेमंद है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस पर ध्यान देना जरूरी है, जिससे कोई सरकार सत्ता में रहते हुए उसका दुरुपयोग ना कर सके। लेकिन सवाल आलोक जी ये भी बनता है, ये देश हित में तो है, इससे राजस्व में नुकसान जो है वो बचेगा, हमारा पैसा कम लगेगा, हमारी जो बाकी चीजें हैं, लेकिन इस समय हम तैयार हैं इस चीज के लिए? हमारा देश तैयार है वन नेशन वन पेंशन के लिए, या फिर 2029 की बात करेंगे तो?
नहीं नहीं, 2029 के पहले नहीं, उसमें भी देखिए उसने जो आयोग ने का सलाह है ठीक है, कि जिसका टेन्योर 3 से 6 महीने में अंतर में एडजस्ट करेंगे। अगर मान लीजिए 3 से 6 महीने का, तो उसमें एडजस्ट करेंगे। और मैं तो 1 साल तक मानता हूँ। मान लीजिए किसी का टेन्योर ऐसा है कि 2029 में 5 राज्यों में चुनाव 4 महीने पहले होने, तो 4 महीने बाद करा दीजिए, 5 साल 4 महीने टेन्योर कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, कहीं ठीक है। पर मान लीजिए कि चुनाव के 4 महीने बाद है, तो 4.5 साल का भी टेन्योर। ठीक है आलोक जी, वापस लौटूंगा आपके पास, क्योंकि ब्रेक का भी वक्त है और उसके बाद सीधे गौरव जी के पास जाना चाहेंगे। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आगे की चर्चा करेंगे कि आखिर वन नेशन वन पेन जो इलेक्शन है, ये मुद्दा कितना ज्यादा जरूरी है और आने वाले समय में इसका कितना फायदा है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। और यशो भूमि पर यह एक इंटरनेशनल इवेंट की क्षेत्र की अतीत, वर्तमान और योगी भविष्य की आदित्यनाथ संभावनाओं को इस ध्यान में वक्त रख करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दिल्ली के अंदर, और कहीं ना कहीं के नाम पर यह एक अत्यंत सराहनीय पहल रही है। पिछले 4 दिनों के अंदर इस फील्ड से जुड़े हुए ढेर सारे लोगों ने यहां पे अपनी सहभागिता की है। जब हम टेक्सटाइल की बात करते हैं तो भारत के अंदर एग्रीकल्चर के बाद जिस एक फील्ड में सबसे अधिक संभावना हो सकती है रोजगार की, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी की, वह टेक्सटाइल का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश ने पार्टनर स्टेट के रूप में यशो भूमि में 20 एक्सीवेटर उत्तर प्रदेश के वहां पर स्थापित हुए हैं और 46 इस भारत मंडपम में उत्तर प्रदेश के हमारे अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए, खासतौर पर सिल्क, कारपेट और हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो परंपरागत उत्पाद है, जिसे हमने उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया है, इन सब को हम लोगों ने यहाँ पे एग्जीबिशन के रूप में जितने भी बायर्स आए हैं देश से, दुनिया से, उन सब के सामने प्रस्तुत किया है। मुझे प्रसन्नता है कि जो भी यहाँ पे फॉरेन या फिर डोमेस्टिक बायर आए हैं, इन लोगों ने एग्जीबिशन को केवल पसंद किया है बल्कि उनको ऑर्डर प्लेस भी किए हैं। उत्तर प्रदेश में इस दिशा में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं और खासतौर पर जो पिछले 8-10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, पीएम मित्रा पार्क जो देश के अंदर राजधानियों में स्थापित हो रहे हैं, उनमें से एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ हरदोई के बीच में 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रेडीमेड गारमेंट्स में ढेर सारी संभावनाएं हैं। इसके लिए हम लोगों ने जो कार्रवाई अपनी प्रारंभ की है, फिलेटेड फैक्ट्री का भी एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग प्रदेश के अंदर 4 स्थानों पे, यानी ग्रेटर नोएडा के बाद 4 अन्य स्थानों पर विकसित हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, सिल्क के क्षेत्र में, कारपेट के लिए, लखनऊ की चिकनकारी के लिए, या फिर बरेली की जरी जरदोजी के लिए, या सीतापुर की दरी के लिए, ढेर सारी संभावनाएं हैं। देश के अंदर जो संभावनाएं हैं, उत्तर प्रदेश उसमें महत्वपूर्ण भूमिका, खासतौर पर अगर हम देश के अंदर कारपेट के रूप में देखते हैं तो कारपेट का जो 17,000 करोड़ रुपए का कारपेट भारत से एक्सपोर्ट होता है, उसमें 60% कारपेट उत्तर प्रदेश के भदोई, मिर्जापुर और वाराणसी जो हमारा सिल्क क्षेत्र है, इसी से हम लोग देश एक्सपोर्ट करता है दुनिया को।
लखनऊ में चिकनकारी का भी जो काम हो रहा है, पिछले 7 वर्षों के अंदर उसे प्रमोट करने का जो कार्य किया गया है, उसने काफी प्रगति की है, काफी अच्छी दिशा में वह आगे बढ़ा है। ऐसे ही सीतापुर की दरी ने जरी जरदोजी का जो काम बरेली और प्रदेश के अंदर अन्य स्थानों पे होता है, तो यह एक न केवल वर्तमान की बल्कि भविष्य की आवश्यकता का एक केंद्र है, रोजगार सृजन का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम भी है और साथ साथ विकास की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने के साथ साथ मटेरियल का उपयोग करके हम अतिरिक्त आमदनी कैसे कर सकते हैं, टेक्सटाइल उन संभावनाओं को हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। भारत मंडपम और यशोभूमि में जो यह 4 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है, यह अत्यंत सराहनीय रहा है। आज इसके इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश पार्टनर स्टेट के रूप में इस पूरे अभियान में सहभागी बना रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए भी और देश के लिए जिन 7 स्थानों को पीएम मित्र पार्क के रूप में टेक्सटाइल की नई संभावनाओं को लेकर के कार्य प्रारंभ होने जा रहे हैं, उनके लिए एक अवसर है और न केवल भारत बल्कि दुनिया का मार्केट इसलिए भारत की प्रतीक्षा भी कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि 4 दिवसीय भारत टैक्स का यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप अपने लक्ष्यों को जरूर प्राप्त करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार तो आपने देखा योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अब फिर से रुख करेंगे दिल्ली का, जहां पर कांग्रेस इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मोदी जी से सवाल पूछिए, हमसे मत पूछिए कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। मजाक बना दिया आपने इस 1 रैंक 1 पेंशन का। इसके साथ साथ आज हमारे पूरे का पूरा जो सैनिक समाज है, पूर्व सैनिक समाज है, नाराज है क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन की जिस तरह से इन्होंने OROP 1 के बाद OROP 2 के अंदर विसंगतियां पैदा कर दी हैं। हमारे JCO जवानों को जो 12,500 करोड़ 12,500 रुपया पर मंथ के हिसाब से उनको कम मिल रहा है, उसकी लड़ाई हम जंतर मंतर पे भी लड़ रहे हैं, पूरे देश भर में लड़ रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये 23,000 करोड़ से लेके और जो 1 लाख करोड़ के बीच का जो 77,000 करोड़ का जो डिफरेंस है, आपने किन अपने पूंजीपति साथियों को दिया है? फौजियों को नहीं दिया, फौजी परिवारों को नहीं दिया, 1 रैंक 1 पेंशन को नहीं दिया, आपने किन अपने पूंजीपति साथियों को दिया है? ये मैं पूछना चाहूंगा आपसे। साथियों, इसके साथ साथ एक और बड़ा मुद्दा जो डिसेबिलिटी पेंशन का है। डिसेबिलिटी पेंशन, जब फौज का सैनिक कहीं लड़ते लड़ते घायल हो जाता है तो उसको दिया जाता है। डिसेबिलिटी के हिसाब से, जितनी डिसेबिलिटी है उसके हिसाब से उसको दिया जाता है। उस डिसेबिलिटी पेंशन के लिए इन्होंने एक नई पेंशन स्कीम लेके आए हैं, जिसके अंदर डिसेबिलिटी को खत्म कर दिया गया है। डिसेबिलिटी पेंशन अब डिसेबिलिटी पेंशन नहीं रही है, इसका नाम दे दिया गया है इम्पेयरमेंट रिलीफ। और इसके अंदर यह कहा है कि ये डिसेबिलिटी पेंशन अब डिसेबिलिटी नहीं है। और ये बोलते हैं जो डिसेबल्ड सोल्जर को जो पेंशन मिलती है उसके लिए उन्होंने लिखा है। 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर कांग्रेस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और सरकार पर निशाना साध रही है कि आखिर सरकार 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर क्या कुछ कर रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप जुड़े रहिएगा JK 24/7 के साथ।